बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बिलाखिर डीएनए की तस्दीक हो गई, जिसके बाद मुल्ला अख्तर मंसूर की लाश उनके वरसा के हवाले कर दी गई है। इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की, जब ये बातें की जा रही थी तो दो सियासी लीडर्स के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो सियासी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। जब पूरी कौम इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही हैं, दो सियासी लीडर हैं जो उन पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी तकारीर से काफ़ी मायूसी हुई है। ये दो सियासी लीडर कौन से हैं जिनका उन्होंने तस्करा किया है, और कुछ उन्होंने इखलाकियात सीखने और सिखाने की बात भी की है। इखलाकियात की हिदायत आखिर किस सियासतदान के लिए, किस लीडर के लिए उनकी जानिब से की गई है, इस पर बात करेंगे। जब हम इस मुल्क की बात करते हैं तो इस मुल्क से गुड गवर्नेंस के हवाले से भी हम बात करते हैं, और गुड गवर्नेंस को अगर सामने रखें तो इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कई ऐसे मकामात थे जिन पर काबिल गौर रिमार्क्स भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कानून साजी अगर होती है तो सिर्फ ज़ाती मकासद के लिए होती है, वरना इस मुल्क में गुड गवर्नेंस कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल में आज हम ये भी बात करेंगे कि आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास हुआ, जिसमें इस मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की जानिब से बैरून मुल्क में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए एक बड़ा दिलचस्प पैकेज मुतारिफ कराया गया है। ये पैकेज आखिर क्या है, इसमें क्या मराहत हो सकती हैं? सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके पास बड़ी दिलचस्प मालूमात मौजूद है इस पैकेज को लेकर, यकीनन वो उनसे जानेंगे। पूरी दुनिया में एहतसाब की बात होना शुरू हुई। पैनामा लीक्स का मामला जैसे ही छिड़ा, लियोनेल मेसी को इस वक्त देखा जा रहा है कि वो सामने आ चुके हैं। उन पर टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम था, उनका स्पेन की हुकूमत की जानिब से ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। और भारत में भी अगर देखा जाए तो पैनामा लीक्स को सामने रखते हुए मोदी सरकार की जानिब से, मोदी हुकूमत की जानिब से वो तमाम लोग जिन्होंने टैक्स चोरी की है उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करने का फैसला कर लिया गया है, आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में भी अगर सामने रखते हैं बात को तो कल कैप्टन सफ्दर पेश होने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। जिस तरह से जस्टिस हमें स्पेन में नजर आता है, भारत में नजर आता है, न्यूजीलैंड में नजर आता है, दीगर मुमालिक में नजर आता है, अब ये देखना होगा कि वैसा जस्टिस क्या हमें पाकिस्तान में भी नजर आएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्लासेस अब सबसे पहले तो चौधरी निसार साहब के हवाले से बात करेंगे, तो सियासी लीडर्स के हवाले से उन्होंने बात की, उनकी तकरीर के हवाले से आपसे जानेंगे, और ये कौन से ऐसे सियासी लीडर हैं जो सियासी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। कुछ इखलाकियात की बात भी उन्होंने की है। अब चौधरी साहब बड़े आदमी हैं, और उन्होंने दो चार दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जी। हम अपने ऊपर नहीं लेते कि उनका कोई ये मरकज़ या उनका महवर हम लोग थे, मैं आमिर मतीन या आप थे, तो लेकिन क्या करें कि लोग जो हैं वो अल्टीमेटली वो चीज़ें टैग करके हमें ही भेजते हैं। जी चौधरी साहब आपको एड्रेस कर रहे थे। खैर लोगों का एतमाद है या हमारे देखने वालों का ख्याल है कि शायद इस तरह की बातें हम ही कर सकते हैं, जिससे चौधरी साहब बाज़ दफ़ा जो है अपसेट हो जाते हैं। एक तो चीज़ है कि ये उनका ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनका बेसिक ह्यूमन राइट है कि हम कोई जो भी गुफ्तगू करते हैं कोई हरफ आखिर हमारा भी नहीं होता। उनका भी राइट है, वो हमें डिनाई करें, हमें ब्लास्ट करें, तनकीद लें। और चौधरी साहब की एक अच्छी चीज़ है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, के वो अच्छे बड़े इंतहे महज़ब अंदाज में वो हमारी ठुकाई करते हैं या हमारी क्लास लेते हैं, ये उनका अपना स्टाइल है। ये और बात है कि 2-3 दफ़ा उनका मुझे टेलीफोन भी आया जब हमने कभी कोई जिक्र किया कोई प्रोग्राम में कि चौधरी साहब ने आज फलां गुफ्तगू की है, तो शायद कोई हमारे प्रोग्राम के हवाले से थी, तो उन्होंने बाकायदा क्लैरिफाई किया। उसने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं होती, और कुछ लोग हैं जिनको उन्होंने मुझे बताया भी सही कि मैं उनके बारे में कहता हूँ, और हमारे बारे में उनका ये कहना था कि आप लोग अगेन मेरे ऊपर तनकीद भी करते हैं, फेयर इनफ, आप प्रोफेशनल लोग हैं, आपके कम से कम कहीं पे और कोई किबले काबे के कोई नहीं पे है जहाँ से आप किसी से पूछ के आप किसी के कहने पे नहीं करते, लिहाजा मुझे आप लोगों की तनकीद की अगेन उतनी शिकायत उनकी नहीं होती। अगेन वेरी नाइस ऑफ हिम। अब लेकिन मसला ये जो उन्होंने पिछली गुफ्तगू की है, फिर मैं मजबूर हूँ कि मैं कहूँ कि उनका निशाना जो है ना हम थे, शायद हम थे। वो जो ये मरी के हवाले से मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा जनाब वो तो मान लेते हैं कि मुल्ला मंसूर साहब जो हैं कि उन अमेरिकन को किसने बताया, कब बताया, वो तो होता रहेगा। पहले हमें ये बताया जाए, आपने कहा था कि मरी में उन्होंने लीड किया था आके तालिबान की उनकी टॉक्स को, तो किस वीज़े पे आए थे, कौन सा पासपोर्ट था उनके पास, कौन सा शनाख्ती कार्ड था, नुक्ता था। उस पर उन्होंने कहा जनाब कि ये कुछ लोग हैं जो बैठ के मुल्क की जो पॉलिसीज होती हैं उनकी अगेंस्ट गुफ्तगू करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, उनका ये ख्याल था। खैर वो अपनी जगह पे होता रहेगा, ये उनका हमें कोई एक, बल्कि मैं देख रहा था नुसरत जवेद साहब हैं हमारे दोस्त हैं, वो भी कल परसों यही कह रहे थे, कोई एंकर्स को उनको ताने दे रहे थे कि बड़े ये सुर्खी पाउडर लगा के बैठते हैं, बड़े बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सवालात उठाए हुए, तो ये सवालात पूछने की तो जरूरत नहीं करते। तो मैंने उनको जवाब में कहा उस पर सोशल मीडिया में कि सर हमने जुर्रत की थी, तो चौधरी साहब ने हमारे ऊपर तो एक उन्होंने लेबल लगाने की कोशिश की है कि जो इस तरह के सवालात करेगा
मुल्ला मंसूर पे या हमारी पॉलिसी पे, तो वो फिर पाकिस्तान का शायद वो कोई दोस्त नहीं है, वो खुदा ना खासा फिर अब गद्दारी के उसमें चले जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर चौधरी साहब इस तरह के आप पे लगाएंगे या किसी पे भी लगाएंगे तो ये वो कहते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए उनका बड़ा मखसूस स्टाइल है नुसरत साहब का, वो ज़रूरी है। कमिंग टू दिस पॉइंट, चौधरी साहब की मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ तो नहीं आई। जब कल वहाँ पे इनको होना चाहिए था कैबिनेट की मीटिंग में, तो चौधरी साहब गायब थे वहाँ से। चहमगोइयाँ तो बड़ी हो रही थी कि क्यों नहीं आए। वो एक ही बात है जो कि अच्छी बात है उनके, वैसे कुछ भी कहें बात चीज़ों में डट जाते हैं चौधरी साहब। वो ये है कि वो इसाक डार के नीचे बैठ के काम नहीं करना चाहते। अच्छा, इस चीज़ से नवाज शरीफ साहब ने भी इत्तफाक किया हुआ है, और नवाज शरीफ साहब ने भी कल नहीं पूछा उसमें कैबिनेट इजलास में कि ये बताया जाए कि मेरे सबसे अहम मिनिस्टर जो हैं चौधरी सालिक खान साहब, वो कहाँ पे हैं। बिल्कुल। सो एक तो कल उनको होना चाहिए था, चले वो मौजूद नहीं थे, बजट की सबसे बड़ी अहम थी। आज जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो फिर आज बिलावल पे या इमरान खान पे तनकीद अच्छा, पर्टिकुलरली तनकीद हुई थी जब सारा दिन जो है वो जो लोग जो हैं वो उनके लिए, उनके नवाज शरीफ साहब के लिए दुआएं कर रहे थे, उनके दुश्मन भी, उनके दोस्त भी, बकरों की वहाँ पे कुर्बानियाँ वगैरह हो रही थी। उस वक्त चौधरी साहब का बैठ के इमरान खान और बिलावल को मेरा ख्याल है उनको ये क्रिटिसाइज करना और बड़े इंतहाई जाकर सख्त लफ्जों में, ये अगेन मेरा ख्याल है कोई मुनासिब दिन नहीं था। ये नहीं था कि उन्होंने बातें गलत की हैं, बातें ठीक की होंगी, लेकिन दिन का इंतखाब जो था वो फिर चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है कोई मुनासिब नहीं था। ठीक जी, आमिर मतीन साहब। मैं आज जो है ना थोड़ी सी चौधरी निसार की साइड लेना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि मैं उनकी जगह पे होता तो मुझे भी बड़ी सख्त तकलीफ़ होती कि नून लीग में जब ये मुशर्रफ वाला दौर था और मुश्किल दौर था, और जब ये सारे लोग सऊदी अरेबिया चले गए थे, तो यहाँ पे फोर्ट्रेस को जो और बड़े टफ डेज में वो जो मुशर्रफ साहब की असम्बली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो रोल किया उस वक्त बड़ा टफ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर थे, और वो लोगों को भूल गए हैं कि एजेंसियाँ तंग करती थी, आपको हर किस्म का ना तंग किया जाता था, और क्या तंग नहीं किया होगा। और लोगों ने उस ज़माने में बड़ी अफवाहें उड़ाई कि जनाब ये टूट जाएंगे, ये टूट गए हैं, आज ये बात होगी, आज खुफिया मुलाकात हुई, जो कि वाक़यात ने ये साबित किया कि चौधरी निसार उस मुश्किल तरीन वक्त में भी साथ रहे। सही। आज जबकि अब ये इशू बना हुआ है कि जनाब इनका जानशीन की ज़रूरत है, कोई इस वक्त किसी के ज़ुम्मे दे देते थे, तो वो डार साहब को जो है ना निगरान बना दिया गया, चौधरी निसार को नहीं बनाया गया। सही। उस वक्त मेरा ख्याल है उनका सियासी तौर पे भी वो एक तो बहुत सीनियर हैं, समधी नहीं है मियाँ साहब के, मगर सबसे सीनियर हैं। वो 85 में मियाँ साहब के साथ आए हुए असेंबली में। लेकिन कल हम भी तो डिस्कस कर रहे थे कि ट्रस्ट सिर्फ इसाक डार पे वो कर सकते हैं। बात ये है कि ट्रस्ट का उनकी जगह पर उनका गिला जार साहब पे ये अब लोगों को भूल गया है कि जब ये क्वेश्चन उठा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बहुत शौक चढ़ा था कि मैं भी सियासत में आऊँ, और चीफ मिनिस्टर के लिए उनका नाम जब प्रपोज किया गया था तो बहुत ज़्यादा उस वक्त हमारे जैसे लोग सोचते थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि बड़ा भाई जो है वो वज़ीर आज़म हो और छोटा भाई चीफ मिनिस्टर हो सबसे बड़े सूबे का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और उस वक्त याद रहे कि जो है जो लोगों को यहाँ कन्विंस करने में काफ़ी सारा जो काम किया था वो चौधरी निसार ने किया था। हमारे जैसे लोगों की भी मुलाकातें कराई गई, ये नहीं वो नहीं, मगर बहरहाल वो हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर और लोग भी सियासत में आ गए, मरियम बीबी भी आ गई, हमजा भी आ गए, और पूरा एक जो इल्ज़ाम लगता है कि जी अब इस वक्त ख़ानदान का एक पूरा गलबा है। और ये किचन कैबिनेट कोई मुहावराती तौर पे किचन कैबिनेट नहीं है, ये लिटरल सेंस में है कि किचन के अंदर बैठ के ही फैसले हो जाते हैं। उसको ज़ाहिर करने का मेरा ख्याल ये बेहतरीन मौका था, और ये जायज़ बात भी थी और हक भी था चौधरी निसार का कि इस वक्त जो है ना चौधरी निसार साहब को वहाँ पे नायब लगाना था। अब मुझे ये नहीं पता कि उस NEC की मीटिंग में वो क्यों नहीं बुलाए गए थे या वो नहीं गए थे या क्या वजूहत हैं, वो वही जानती हूँ, मगर वो समझ आती है कि मैं भी उनकी जगह पे होता तो मैं भी थोड़ा सा नाला होता, मैं गिला। तो मेरा ख्याल है उनके ये वाले बेचारे के उनके गिले होंगे और जायज़ होंगे कि उनको जो उनका जायज़ आमिर जो गुस्सा जो है वो फिर वो ठीक जगह पे निकलना चाहिए। बिलावल पे और इमरान खान पे तो नहीं निकलना चाहिए। इसी तरफ आ रहा था, वहाँ तो बैठ के तारीफें फरमा रहे होते हैं। मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब बेचारे उनके पास चॉइसेस क्या हैं, वो अब जो अच्छा आमिर मतीन साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक से बाद जब हम वापस आएंगे तो यकीनन इस बात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका सारा गुस्सा इमरान खान और बिलावल पर क्यों निकल गया, और हमारी अदलिया की जानिब से गुड गवर्नेंस के हवाले से बारहा ऐसे रिमार्क्स आना कि मुल्क में गुड गवर्नेंस मौजूद नहीं है, ये किस ओर इशारा करते हैं, इस सारे सूत्र पर बात करेंगे। बाद हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से क्लासा साहब ने बात की कि आखिर चौधरी साहब ने अपना सारा गुस्सा इमरान खान और बिलावल पर क्यों निकाल दिया? मैंने कहा क्लासा साहब, क्योंकि आपको पता है चौधरी निसार की प्राइम मिनिस्टरशिप के ना लॉबिंग कई दफ़ा करते रहते हैं, तो आज मैं भी डेविल साइड ले रहा हूँ कि मेरा ख्याल है ये उनका मिसप्लेस्ड रिएक्शन है, कहीं और का गुस्सा किसी और जगह पे निकाल रहे हैं, मेरा ये ख्याल है। मगर मैं उनकी ये बता रहा कि उनकी सिचुएशन में आप अपने आप को डाल के सोचें ना कि क्या है कि 30-31 साल एक पार्टी में लगा दिए जिसके अंदर वो उतने ही बराबर के, वो कहते हैं ना, ही इज़ मोर इक्वल दैन अदर्स, जो है कि वो इकट्ठे आए हुए हैं, बजाय इसके कि उनको वक्त के साथ साथ 31 साल बाद इज्जत बढ़े। वो बेचारे तनज़ली का शिकार है कि आगे चौधरी निसार वो आदमी थे जो पिछली गवर्नमेंट्स में जिनके मतलब ये कहा जाता था कि ही हैज़ एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर्स बेडरूम, कि रात के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए मुल्की हालात में, ये वो शख्स हैं जो कि उनके बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि मियाँ साहब मसला हुआ है। अभी ये है कि वो टोटल सारे उससे मुशावरत से बाहर हैं, वो बिल्कुल उनसे कोई बात नहीं की जाती कि हुकूमत किसकी है क्या नहीं है। दूसरा, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, क्लास साहब बड़ी करते हैं, आप भी करती रहती हैं, मगर फैक्ट ये है कि उनके दोस्त बताते हैं और नज़र भी आता है कि उनको नेफ्टा के अंदर बाकायदा एक साजिश के साथ उनकी मिनिस्ट्री में फेल किया गया है कि उनको नहीं दिए गए पैसे, और जो मेजर रीज़न है नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ना करने का कि उनको रिसोर्सेज नहीं गई। दूसरा, उन पर शक किया जाता है। आज मैं उनकी साइड ले रहा हूँ और मुझे कुछ दोस्तों ने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है कि जब भी वो जाके, अब नेशनल एक्शन प्लान में बड़ा ज़रूरी है कि फ़ौज के साथ मिलकर बात की जाए, उन पर शक किया जाता है। ये अभी तो वो मीटिंग शहबाज शरीफ के साथ कर रहे हैं ना, अगर वो वैसे कोई मीटिंग कर लें तो देखें ओहो ये कोई अंदर से अंदर तो बजाय उसके मैं भी उनकी जगह पे हो 31 साल लगाने के बाद एक पार्टी में फिर भी शक किया जाए, तनज़ली भी हो, तो फिर गुस्सा तो आता है। फिर वो आप पे निकलेगा, मेरे पे निकलता है, आज बिलावल पे निकल गया, तो वो इमरान खान पे तो समझ आती है। फिर वो उन्होंने प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो NEC में नहीं गए तो हमने भी कहा देखे जी चौधरी निसार नहीं आए, तो ज़ाहिर फिर अगले दिन बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जनाब वो ओवरडू कर जाते हैं। अच्छा, आमिर मतीन साहब ने भी जिस तरह से क्लासेस में बात की, चौधरी साहब ने 30 से 31 साल किसी के साथ, किसी जमात के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर उन जमात के साथ अपनी खिदमत लगा दी, 30 से 31 साल। लेकिन बारहा आपके जानिब से ये खुद बात की गई है कि चौधरी साहब पे उस हद तक ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से सागदार पे या किसी और पे किया जा सकता है। या तो चौधरी साहब ने एक ना धमकी भी दी थी अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये सहाफ़ी जो दानिश्वर, वो दानिश्वर कहते हैं, सहाफ़ी नहीं कहते, ये दानिश्वर ठीक ना हुए तो मुझे इनके कच्चे छठे खोल दूंगा। मेरा और होगा। हमारे कच्चे चट्टे एक जमाने में बड़े हंसमुख होते थे, हमें चाय वगैरह भी पिलाते थे, कच्चे चट्टे शायद किसी और के उन्होंने कहा है, तो लिहाजा मुझे इसलिए लग रहा है आमिर मतीन साहब ना डर के मारे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं कि चौधरी निसार साहब जो है ना उनके पास रहमान मलिक की फाइल है। आई विश के कोई कच्चे चट्टे हैं तो खोल ही दें, धमकी ना दें, खोल दें। अच्छा, ये चीज़ हमेशा बड़ी वो रहती है कि चौधरी निसार खान साहब जैसे बंदे, अब किसी ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने जनाब आज वो बिलावल इमरान पे या आप लोगों पे चढ़ाई तो कर देते, जिस दिन वहाँ पे एतजाज अहसन ने चढ़ाई की हुई थी उस दिन तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उस दिन जवाब दे देते, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को ख्याल ना करते, फिर अपना सियासी कैरियर था उसको भी ना करते, उस वक्त तो जवाब इन्होंने नहीं दिया था, उठ के चले गए थे जो भी हुआ था। दूसरा उन्होंने कहा, हमारे दोस्त हैं आबिद भट्टी साहब, उनका मैसेज मुझे आया, उन्होंने कहा जनाब आप तो चौधरी निसार अली खान साहब की उनकी वफाओं को रो रहे हैं, जवेद हाशमी तो 5 साल जेल गुजारा है इनके लिए, इनको तो छोड़ दें, चलो चौधरी निसार अली खान साहब एक उनकी कम होगी कि घर पे कैद रहे हैं, बातें आपकी ठीक है कि जनाब मुशर्रफ के खिलाफ उन चौधरी निसार ने यहाँ अकेले पीछे महाज संभाले रखा है, भागे नहीं है, कोई डील नहीं की, कोई जद्दा नहीं गए, लंदन नहीं गए, कोई उन्होंने और बहाने नहीं किए, वो डटे रहे हैं जो भी था जैसे भी था अपने घर पे। और मुझे ये भी पता है ये इसमें कि जब चौधरी साहब के बच्चे जाते थे ये घर पे, ये अपनी कैद थे, नज़रबंद थे, जो इनका घर है यहाँ पे ये उसमें फैजाबाद में, तो बच्चों के बैग्स की भी तलाशियां होती थी, जाते हुए भी आती थी, होते हुए आती थी, और वही फौजी करते थे। ये आम सीन्स ये नहीं होते, ये किसी भी बाप के लिए अपने बच्चों के देखना कि बैग उनके चेक हो रहे हैं, उनकी जेबें चेक हो रही हैं, टॉफियां क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो होती थी। और ये 3 साल होती रही है। मियाँ साहब तो जद्दा में बैठे हुए थे ना, सरूर पैलेस में, वहाँ पे सरूर ले रहे थे, मजे ले रहे थे, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बैठ के सफरिंग देखी है। मैं जफर अली शाह साहब को जानता हूँ, मैं जो सेनेटर हैं जिनको सेनेट की टिकट नहीं दी गई, उनके घर को मुझे पता है कि नायब ने उनको कितना तंग किया था। यहाँ तक कहा गया था कि अपने बाथरूम के जो टाइल्स हैं ये कहाँ से लिए, ये भी हमें पता है, नायब ये भी पूछता रहा है उन दिनों में। ये लोगों ने जहाँ पे आके इन्होंने सफरिंग की है। सो इनके नजदीक चौधरी साहब क्यों इनके उस पे ये म्यार पे पूरे नहीं उतरे नवाज शरीफ साहब के, नहीं करते। चौधरी निसार अली खान को कुछ भी कहें, मैं इस पे अगेन आपके सामने हजारों तकरीरें करता हूं उनके खिलाफ, उनकी मेहरबानी टॉलरेट करते हैं,
उस दिन उन्होंने तकरीर किया, नवाज शरीफ ने आके वहां पे कौमी असम्बली में, करैक्टर का पता चलता है। जब इन्होंने आपके ये पनामा पे बात की है, तमाम ने डेस्क को पीट पीट के हाथ अपने लाल कर लिया। अभी मियाँ साहब के मुंह से बात नहीं हुई होती थी, इन्होंने वहां पे उसकी थंपिंग, खवातीन तो ज्यादा करती है ना, जो वहां खवातीन के उसके नशिस्तों पे गए बैठी या बाकी। अब चौधरी निसार बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे नवाज शरीफ के। मजाल है कि एक दफा चौधरी निसार ने थंपिंग की, एक दफा भी नहीं की। हाँ, जब नवाज शरीफ साहब बैठने लगे हैं, उनकी तकरीर खत्म हुई है, उसके बाद उन्होंने यूं यूं कर दिया। और यही काम चौधरी निसार कैबिनेट में भी करते हैं। ये वहद मिनिस्टर है जो नवाज शरीफ की खुशामद नहीं करता। और मियाँ साहब को इस बात से हमेशा शक रहता है कि जो बंदा मेरी खुशामद नहीं करता, जो बंदा अनरेबल है, सेल्फ एस्टीम रखता है, तो उसको मैं कैसे अपनी कुर्सी दे दूंगा। इन्होंने भी अपनी रविश नहीं बदली, ये भी खुशामद पे नहीं उतरे चौधरी निसार अली खान साहब, तो मियाँ साहब ने भी इनको पास नहीं किया, अपना जो लॉयल्टी टेस्ट है। माफ कीजिएगा, ये जुमला मैं कहे बगैर नहीं रह रहा कि नून लीग में पॉलिटिक्स में खुशामद वैसे ही चलती है, मगर नून लीग में अब खुशामद शर्मनाक हद तक हो गई है कि लोगों को कैमरे की परवाह नहीं होती, प्रेस गैलरी की परवाह नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर सबकत लेके ऊपर से नीचे से कोई चापलूसी जो हो रही होती है शर्मनाक हद तक। अच्छा। और उसको प्रमोट किया जाता है, बाकायदा उन लोगों को सराहा जाता है, उनकी वो की जाती है। ये एक बहुत ज्यादा तकलीफदा हो गया। जी, आपने चापलूसी की ऐसी बात की आमिर मुतीन साहब, क्लासेस साहब, ये जो हम देखते हैं अभी जैसे से वज़ीर आज़म की जानिब से भी कुछ फिगर्स हमारे सामने रखे, मतलब उस तरह से फिगर्स सामने लाए जाते हैं, शो किया जाता है कि इस मुल्क में गुड गवर्नेंस चल रही है, हमारी मैशत मुस्तहकम हो रही है। लेकिन जब हम अपनी अदलिया को अब देखते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा ऐसे मकामात पर हमें ये चीज नजर आई है कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस चीज को सामने रखा गया कि वाकई इस मुल्क में गुड गवर्नेंस मौजूद नहीं है, मैशत मुस्तहकम नहीं है, कानून साजी नहीं है, अगर है तो सिर्फ अपने मकासद के लिए। ये कोई पहले चीफ जस्टिस नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। हालांकि इन जमाली साहब को बड़ा इंतहाई ये धीमे मिजाज का चीफ जस्टिस समझा जाता है कि जो ये उन लोगों में से हैं जो गो बाय द बुक जाने वाले हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ है उसको फॉलो करें, उनकी ये रेपुटेशन है उनकी। लेकिन जमाली साहब जैसे भी शरीफुल नफ्स जो चीफ जस्टिस हैं, कि जो बिल्कुल अपने उसमें रहने वाले हैं, कि जो ये कानून ने दायरा मेरे इर्द गिर्द लगाया हुआ है तो मैं उसमें रहूँ, क्योंकि हमारा एक उसका सेट हो चुका है, आप कह सकते हैं बेंचमार्क। वो बेंचमार्क आके सेट किया था चौधरी इफ्तिखार ने। भाई लोग उनको अच्छा कहें, बुरा कहें, स्कैंडल्स कहें, वट एवर कहें, मैंने उनका दौर देखा है। एटलीस्ट उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों और हुक्मरानों के दिल में खौफ डाल दिया था। ये चीज डाल, चाहे उन्होंने वो आप कहते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का हिसाब कर रहे थे, बहरहाल वो कर रहे थे और जेन्युइन चीजों पे कर रहे थे। ये भी मत कहें कि उनको गलत चीजों पे कर रहे थे। हाँ, मैं ये समझता हूँ ज़ाहिर तौर पर कि यूसुफ गिलानी को जो उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, इट वाज टू मच। एक इंटरप्रिटेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो कहते थे 248 के तहत मैं लेटर नहीं लिख सकता, ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप लिखें, वो कोई उस पर कोई बहुत बड़ा केस नहीं था। मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बियॉन्ड लिमिट जाके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिसमिस किया था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए, ये डर गई थी आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी पुलिस, ये डीएमजी के बाबू जकूटा जिन जो हैं, ये डरे हुए थे सारे, और गलत काम करने से पहले 10 दफा सोचते थे कि कहीं पकड़े ना जाएं। वो जो खौफ था, वो हमारे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब मुल्तान के जो थे वो आए, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। 3-4 महीने के लिए थे, उनको एक अदद वो चाहिए थी, मर्सिडीज गाड़ी वगैरह चाहिए थी, कोई थोड़ा सा कोई उनको कुछ सिक्योरिटी चाहिए थी, उसके बाद उनके मसाइल खत्म हो गए। उसके बाद कुछ आके एक्टिवेट किया, वो जस्टिस जवाद खाजा ने किया। एक दो उनके क्रेडिट पे उन पे चीजें हैं, नैब के जरिए उन्होंने 170 या 76 जितने मेगा स्कैंडल थे वो मंगवाए, नैब को जरा टाइट किया, बल्दियाती इलेक्शन करवाए, लेकिन अगेन उनका टेन्योर उनका थोड़ा था। अब हम देख रहे हैं जमाली साहब ये मुसलसल पिछले 3 से 4 महीने हो गए, ये कोशिश कर रहे हैं कि हुक्मरानों को, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को या बाकी जो भी इदारे हैं उनमें थोड़ी सी कोई डाली जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि चीफ जस्टिस साहब की बातें अच्छी हैं, ठीक बातें कह रहे हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये जो कौम है अब जिसका उन्होंने मसला, इसमें अगेन वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद मुल्क में 30 साल तक डंडे के जोर पर हुकूमत की गई। बिल्कुल, ये भी हमारी कौम डंडे के बगैर ये समझने वाली नहीं है। कोर्ट को थोड़ा सा एक्टिवेट होना पड़ेगा, इन्हें जुडिशल एक्टिविज्म इनको करना पड़ेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे नैब, FIA, FBR, CCP आपके रेगुलेटरी इदारे जो हैं या हुक्मरानों के गुलाम बन चुके हैं। सो यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को अब मेरा ख्याल गुफ्तगू से आगे जाके थोड़ा सा इनको रिवाइव करना पड़ेगा, जुडिशल एक्टिविज्म को पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए जरूरी है। जी जी आमिर मुतीन साहब, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो हमारे आपके जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं कि एक
एक्सपेक्टेशन एक उम्मीद थी कि जमहूरियत की तसलसल को भी 8 साल हो गए, अगर बहाली को 2008 से लिया जाए तो 8 साल हो गए हैं। तो हम सब की उम्मीद थी, वो लोग जो कि मार्शल के साथ लड़ते रहे, आज भी खिलाफ हैं, हमेशा खिलाफ थे, कि यार इसके बाद कुछ थोड़ा सा ना अच्छे दिन आएंगे, कुछ बेटर होने चाहिए था। अच्छे दिन कैसे आएंगे कि अदारे मजबूत किए जाएंगे, कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ थाना कचहरी का कल्चर बदलेगा, कोई पुलिस का कल्चर बदलेगा, कुछ ना कुछ होगा। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम सारे इस जो है ना एक क्या कहें इसको, होपलेसनेस नज़र आती है, एक नाउमीदी नज़र आती है कि बजाय आगे जाने के काफ़ी सारे इदारे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पीछे जा रहे हैं। कि उसमें तमाम ये जो आगे हम बात कर रहे थे कि नून लीग की सबसे बड़ी मुझे ये शिकायत है, पीपल्स पार्टी भी यही करती रही कि ख़ानदान की एक गुजारादारी है, उससे बाहर ये जाते ही नहीं है। तकरीबन तमाम इदारे, ये जो इस तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे मुल्क में चल रहा है, इसका किसी जगह भी जब ये होता है तो इसके ऊपर चेक जो होता है वो रेगुलेटरी इदारे क्या होते हैं, आपकी SECP, आपका स्टेट बैंक, आपके ओगरा शोगरा, इन्होंने इन तमाम इदारों में लोग जो अच्छे थे उनको तमाम के साथ मुकदमात करके फायर किया, और अब जो लगाए हैं वो सारों को डरा के रखा हुआ है। वो सारे देख रहे होते हैं कि उनकी मर्जी का काम रहे। पहले तो एक वो किया, दूसरा रिफॉर्म्स, बिल्कुल ये किसी किस्म का अभी तक कोई 3 साल हो गए आप बता दें कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स के लिए क्या बात की, पुलिस के क्या रिफॉर्म्स की बात की। शायद आपने वक्फा ले लिया, बिल्कुल तो वक्फा ले लें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जिस तरह से क्लासा साहब ने, आमिर मतीन साहब ने इदारों से मुताल्लिक बात की, तो यकीनन इदारे तभी अपना काम कर पाएंगे जब इनके ऊपर बैठने वाले इस हुकूमत वाले उन इदारों को बहाल करेंगे, उन इदारों को गैर फालियत से फालियत की जानिब लेकर जाएंगे। कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास भी हुआ था, जिसमें एक खास पैकेज से मुताल्लिक मालूम हुआ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बैरून मुल्क में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए रखा है। वो दिलचस्प मालूमात क्या है जिस पैकेज में मौजूद, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फिर बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, चीफ जस्टिस के हवाले से आप बात कर रहे थे। जी, मैं कह रहा था कि चीफ जस्टिस के हेयर एंड देयर वो जो अपने तकरीर में इस तरह की तनकीद करते रहते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं, बड़े अच्छे उनकी नज़र आता है कि वो चेंज चाहते हैं। मगर उसमें ज़ाहिर है उन्होंने खुद ही, हर एक इंसान ने, हर चीफ जस्टिस ने अपनी लेगेसी खुद दे के जानी थी। चौधरी इफ्तिखार अपनी दे के गए और उन पर बड़े अच्छे काम भी बड़े किए, पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं एक्टिविज़म का। गो के जो क्लास साहब कह रहे थे कि हमारे जैसे मुआशरों में जहाँ के बहुत ज़्यादा इदारों को कंट्रोल कर लिया गया हो, जिसे मैं कहता हूँ रिक कर लिया, जकड़ के रख दिया गया हो, मुझे अंग्रेजी में उसका लफ्ज़ रिक करने का ना मिलता नहीं अच्छा, तो जकड़ के रख दिया गया, कंट्रोल मैनिपुलेट कर लिया हुआ है, वहाँ पे अदालतों के ऊपर मेरा ख्याल ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि उस जकड़बंद को तोड़ दें, कम अज़ कम तोड़ने की ज़रूर करें। बाकी ये है कि इंडिया में चीफ जस्टिस का भी रिसेंटली मैं ये वाक़या दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि मैं आई वॉज़ वेरी टच टू रीड कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 3 चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने उनके सामने सूरत हाल बताते बताते रो पड़े कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मगर मैं बड़ी तकलीफ में रिटायर होऊंगा कि मेरे होते हुए इतने लाख जो मुकदमात हैं, इंसाफ नहीं मिलता 10-10, 20-20 साल से। तो इंडिया में भी काफ़ी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि कम अज़ कम हमें गुजारिश हमारी है कि इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें वो रिसोर्सेज कम अज़ कम दे दें। बाकी मामला हम भी कोशिश करेंगे जल्दी निपटाने की, बट जो रिसोर्सेज हमें दे दी जाएँ। और इंडिया में उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ज़्यादा मीटिंग करके एक बोर्ड बैठा दिया गया। तो हमारे यहाँ भी कम अज़ कम जो अदालत के हवाले से जो इस तरह के रिफॉर्म्स जो कि चौधरी इफ्तिखार के दौर में नहीं हो सके, जो इनकी तरफ से काम रुके हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये कम अज़ कम उनकी कोई शुरुआत ज़रूर कर देंगे। बिल्कुल, शुरुआत की बात की है। अच्छा क्लास साहब, सेनेट की कायमा कमेटी की बराए इत्तलात व नशरियात के इजलास के हवाले से भी हम बात करेंगे और कोशिश करें कि सेनेटर कामिल अली आगा साहब से हमारा राब्ता बहाल हो सके, उनसे बात हो सके। एक नए पैकेज के हवाले से बात हुई है, पहले तो इजलास के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। आज एक बड़ा अहम इजलास था। कामिल अली आगा जो हैं ये बड़े एक्टिव सेनेटर हैं, ये 2-4 बड़े अच्छे एक्टिव सेनेटर्स कह सकते हैं कि जिस भी मीटिंग में हूँ मैं जाता हूँ कि अटेंड करता हूँ तो उसमें खासा फेयर वर्क भी होते हैं और खासा ये स्टैंड भी लेते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर उनको कामिल अली आगा साहब को पसंद भी करता हूँ, उनके स्टांस की वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से। इंटेलिजेंट आदमी है।
आज उन्होंने बड़ा एक अच्छा खासा मुश्किल वो जो उसको कह सकते एजेंडा था वो उठाया हुआ था। और हमारे जो रिपोर्टर हैं जो हमारे ये शो के साथ ये काम करते हैं, इमरान मगराना जी, इमरान मगराना जो है बड़े काबिल रिपोर्टर हैं वो, तो वो भी वहाँ पे थे, वो कुछ प्रोसीडिंग वो लेके आए हैं। आज 3-4 बड़े एजेंडे थे वहाँ पे। एक तो पीटीवी में वहाँ पे उन्होंने कहा जनाब कि कुछ भर्तियाँ की गई थी पिछले दिनों में, जब हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब जो हैं वो पीटीवी में थे, और उस वक्त को उन्होंने बताया कि 271 के करीब को डेली वेजेस कंट्रैक्ट पे लोग रखे गए थे। तो लेकिन जो इमरान गर्देजी साहब जो है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने ये बताया कि पीटीवी ने जितनी भी तकरीरें की हैं वो बोर्ड की, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसकी मंजूरी से की हैं। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि उनको गलत आपने उनको अपॉइंट किया था, वो ठीक थी। हाँ, ये ज़रूर है जो मेरे लिए भी नई चीज़ बनती है कि जो सबसे ज़्यादा ज्यादती होते हैं इस्लामाबाद के साथ होती है। वो किस तरह से जैसे बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कल परसों अपनी तकरीर में कि जनाब के इस्लामाबाद के जो मकामी हैं इनको नौकरियां दें। हो ये रहा है कि पंजाब का नौकरियों में जो कोटा बनता था 40%, जो कमेटी में आज बताया गया है, उसमें 57% लोगों को पंजाब से नौकरियां दी गई। 57 मतलब 17% जो है ज़्यादा ओवर एंड अबव, वो बड़ा वो कहते हैं ना बिग ब्रदर, ये बिग ब्रदर का काम देखें कि कुर्बानी देने के बजाय 17% ज़्यादा ले रहे हैं उन नौकरियां पीटीवी में, पंजाब में लोगों ने ज़्यादा ली। एक चीज़, इस्लामाबाद का कोटा जो बताया गया है वो 20% बनता है, और इस 20% के अगेंस्ट 2.6%, मतलब हार्डली 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा। सो इस्लामाबाद का कोटा जो है वो पंजाब को दे दिया गया है कि जनाब ये पंजाब ने, मतलब यहाँ का ना कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, ना किसी को इस्लामाबाद में नौकरी चाहिए, ना जिसका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है उसको तो हक ही नहीं है ना वो पीटीवी में नौकरी करे या फेडरल हुकूमत में उसको आके नौकरी मिले। एक चीज़ जो ज़्यादा बड़ी अहम चीज़ वहाँ पर कही गई है, जो मेरा ख्याल है जिस पे हम बात करना चाहते हैं, और जिस पे ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है इनकी खामोशी जो है मेरी समझ से बालातर है। नवाज शरीफ साहब ने एक पैकेज की अप्रूवल दी है सहाफ़ियों के लिए। अच्छा, वो बड़ी मजे की चीज़ है। उसके लिए ये दरखास्तें भी मांग रहे हैं, आजकल सिलेक्शन प्रोसेस भी शायद शुरू है कि इन्होंने 20% इन्होंने कोटा रख दिया है पाकिस्तानी सहाफ़ी के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, कि बैरून मुल्क हमारी जो बड़ी बड़ी एम्बेसीज़ हैं उनमें एक मिनिस्टर प्रेस की भी होती है, एक वहाँ सीट होती है, या प्रेस डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं जो मीडिया को जाके बैरून मुल्क हैंडल करते हैं, उनकी पोस्ट होती है, और मोस्टली इंफॉर्मेशन ग्रुप के लोग जो हैं वो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के क्योंकि आपको पता है वो हमारे सहाफ़ी दोस्तों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात भी हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त भी उनके साथ बड़े ये वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी रखते हैं। तो फैसला किया गया कि जनाब के इन सहाफ़ी को, बाकी को तो किसी को खपा लेते हैं ना, किसी को पैमरा में लगा दो, किसी को पीटीवी में लगा दो, किसी को किसी और जगह पे लगा दो, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो अब ये नंबर्स ज़्यादा हो गए तो इनको कहाँ लगाया जाए। तो फैसला हुआ जो एम्बेसीज है हमारी पाकिस्तान की बैरून मुल्क उनमें लगाया जाए। सो पाकिस्तानी बहुत सारे सहाफ़ियों ने, जब मैंने थोड़ा सा चेक भी किया था, मुझे बताया बहुत सारे उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है, वहाँ भी लगा भी दिया गया है। जो अहम चीज़ है, इसके बाद आमिर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लें, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा कि वज़ीर आज़म साहब को किस चीज़ पे कैल होना पड़ा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं इनको बैरून मुल्क इनको तैनात किया जाए। ऑलरेडी हम सारा दिन सहाफ़ी यहाँ पे बातें सुनते हैं, हमारे में से कोई एक उठता है, एक हुकूमती पोजीशन लेता है, हम तमाम लोगों को उनके एक्ट्स के लिए जिम्मेदार समझा जाता है, नाम रखे जाते हैं। पाकिस्तानी हमारी सोसाइटी इस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि कोई सहाफ़ी जो है ये अब सहाफ़त की बजाय ये जाके किसी एम्बेसी में नौकरी करेगा। सही। लोग अभी नहीं एक्सेप्ट करते, या ये सहाफ़त छोड़ के पीटीवी का चेयरमैन लग जाएगा, या उसका एमडी लग जाएगा, या किसी पेमरा की पोस्ट ले लेगा, या कुछ और ले लेगा। लोग अभी हमारे यहाँ ये इस लेवल पे नहीं है। मान लेते हैं बीबीसी में होता होगा या ब्रिटेन में होता है, अमेरिका में बहुत सारे सहाफ़ी होते हैं, जाते हैं हुकूमतों को ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ उस लेवल पे नहीं है। सो ये मेरा ख्याल है एक जो अच्छी बात की गई कमेटी में, उन्होंने कहा इमरान गर्देजी से, इमरान गर्देजी साहब जो हैं बड़े समझदार, बड़े अगेन पढ़े लिखे, और उनका ह्यूज एक्सपोजर है इमरान गर्देजी का। वाशिंगटन में भी रहे हैं, वहाँ पे उसमें यूके में भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके हयूस रज़ा गिलानी के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं, और खासे समझदार समझे जाते हैं। तो उनसे मेरा ख्याल बड़ा जायज़ सवाल पूछा गया कि हुजूर आपने मुखालफत क्यों नहीं की, वज़ीर आज़म को कैसे आप लोगों ने ये अलाउ किया है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बिल्डोज करके सहाफ़ियों को आगे ले आए। लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल इमरान गर्देजी नहीं था जब ये फैसले हुए थे। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी कसूर है, परवेज़ रशीद साहब जो सारा दिन बिलावल और इमरान खान चढ़ाई न किए रखते हैं, थोड़ी सी तवज्जो अपने ये महकमे पे। मैं क्या सब वक्फा लेना है, मगर मेरे इसके मुतालिक बहुत जो है ना संजीदा किस्म के तनकीद खदशात है। मैं इसलिए जो आपकी नजर में खदशात हैं रेन चेक बिल्कुल उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन कल कैप्टन सफ्दर भी इलेक्शन कमीशन में पेश होने जा रहे हैं। हमें कैसा जस्टिस देखने को मिलेगा, क्या वैसा जैसा दुनिया भर में देखने को मिलता है, सारी सूरत पर बात करेंगे। बाद हमारे साथ रहेगा।
के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से सहाफ़ियों के कोटे के ऊपर बात हो रही थी कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए बैरून मुल्क में कोटा रखा गया, समझते हैं कि इन प्रोफेशनल जो इन्फॉर्मेशन अफसरान हैं जो काम नहीं कर सकें वो पाकिस्तानी सहाफ़ी जाके कर जाएंगे? ये मैं पहली बात तो ये क्लैरिफाई कर दूँ कि ये सहाफ़ियों का बिल्कुल मामला नहीं है, ये सहाफ़ियों का एक टोला है जो कि जिसे हम पहले हेलीकॉप्टर ग्रुप कहते थे, क्योंकि मियाँ साहब पिछले दौर में जो है ना जब अर्थक्वेक वगैरह पे या उस पर जाते थे ना तो हेलीकॉप्टर में एक ख़ास ग्रुप होता था। वो ग्रुप हर दौर में कोई भी हुकूमत रहे वो हेलीकॉप्टर ग्रुप ज़रूर होता है। तो ये वो ग्रुप है जिन्होंने अपने बहन भाई मामे चाचे जो है ना वो नौकरियाँ करवानी, और नौकरियाँ पहले लिस्टें बन चुकी होंगी और वो तय भी हो चुका होगा। सो सारी साफ़ी बरादरी को बदनाम उसकी वजह से नहीं करना चाहिए। तो ये इनका ख़ास तौर पर इनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। एक वतीरा पुराना रहा है कि काफ़ी सारे कॉलमिस्ट हैं जो कि कॉलमिस्ट भी हैं मगर वर्चुअली वो मुलाजिम हैं। कोई बाद में जब वो अच्छी गवर्नमेंट आती है तो उनको किसी को गवर्नरी मिल जाती है। आजकल एक पीटीवी के चेयरमैन है, पहले वो एम्बेसडर रहे हुए थे, उन्होंने एक अपनी दुकान खोली हुई है, रोज़ चल रही है। उनको जब दुकान मिलती है तो बाकी वाले भी आ जाते हैं। कोई पैमरेगा लगना चाहता है, कोई आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई पता नहीं क्या लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से फिर हमें ये बातें आनी हैं। मगर मैं ये बता दूं कि ये जो मौजूदा 20 पोस्टें लगाई गई हैं असम्बलियों में, मैं जो वाशिंगटन में कॉरेस्पॉन्डेंट में कुछ साल काम किया है, वहाँ पे मेरा ख्याल है ज़ाती कि इवन इंफॉर्मेशन के अफसर भी जो है ना ये भी काम नहीं करते। ये समझते हैं कि इनका काम ये है कि पाकिस्तान से जब वाशिंगटन में सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर के साथ आए तो उनको खाना पिलाना, होटलों में सैर कराना जो है ना ये उनका काम है। जबकि इंडिया के या दुनिया भर में इंफॉर्मेशन के जो लोग होते हैं वो फॉरेन ऑफिस से लेते हैं, उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी का पता होता है और वो जाके फिर वहाँ की वाशिंगटन में या लंदन में मेन स्ट्रीम प्रेस के साथ बात करते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के लिए फेवरेबल ओपिनियन को फैसिलिटेट करते हैं। ये बुनियादी नौकरी होती है उनकी। प्रेस अफसर्स की ये ऑफिसर्स की ये जॉब नहीं है कि वो सहाफ़ी भाइयों का, लोकल प्रेस जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनको सैर कराएँ। तो ये बेचारे उन्हें क्या इनमें से जो जा रहे होंगे उनको क्या इंफॉर्मेशन अफसर भी मैंने देखे हैं, उनको भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की इतना नहीं पता होता। ये बहस चलती रहती है और ये जो आ गया तो मेरे लिए तो एक बिल्कुल ही शर्मनाक बात है कि ये इनका पुराना तरीकाकार है सहाफ़ियों को करप्ट करना। और ये शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह ये नून लीग से हुआ है ये पाकिस्तान में, इन्होंने इस चीज़ को परफेक्ट किया हुआ है और ये उसी पे गामजन है, उसी पे गामजन है कि और कुछ नहीं हो सका। ये मैनेजमेंट नहीं मीडिया की हो रही, वो समझ रहे हैं कि इससे काम चल जाएगा। ओवर टू क्लासा साहब। जी क्लासा साहब, इस पे कुछ आप बात करना चाहेंगे? ये जैसे आमिर ने बात की है ना, मुझे याद है कि एक दफ़ा हम किसी जगह पे बैठे हुए थे, लाहौर के एक बड़े सहाफ़ी थे, मैं लेना चाहता हूँ उनको। उन्होंने ये कहा कि जब वो मियाँ साहब वहीं पे थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, तो वो कहने लगे कि इनके कैंप से जो सहाफ़ियों को लिफाफे मिलते थे हम लिफाफे लेते थे। 2-4 लोग हम बैठे हुए थे, हम सारे चौंके यहाँ के। हाँ, उन्होंने कहा कि ख़बर लेने के लिए इनसे लिफाफा लेना भी ज़रूरी था, लिफाफा भी लें खबर भी लें। तो अच्छा। हमने 2-3 पूछा मैंने कहा सर ये कौन सी ये स्टाइल है कि आप उनसे लिफाफा भी लें खबर भी लें। उन्होंने कहा जनाब अगर आप इनसे लिफाफा नहीं लेते थे तो समझा जाता था आप इनके वफादार नहीं हैं, सो आप उनके बंदे नहीं हैं। सो बंदा अच्छा। उनका बनने के लिए ज़रूरी है कि लिफाफा लिया जाए तो फिर आपको करीब आपको एक्सेस दी जाएगी, फिर आप बैठ कर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने जजेस के साथ किया, इन्होंने रिटायर्ड जज को इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक बनवा दिया। ऐसे इन्होंने कालम निगार थे, बड़े बड़े नाम है, 1-2 छोड़े। इन्होंने कहा जनाब जो सहाफ़ी हमारे हक़ में लिखेगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसको वज़ीर भी बना सकते हैं, हम उसको सेनेटर भी बना सकते हैं। इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि जो ब्यूरोक्रेट हमारे लिए जान देने पे तुल जाएगा, ख्वाजा ज़हीर साहब जैसे एक जब बुज़ुर्ग एक बाबू हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए, ऐसे उन्होंने सहाफ़ियों के लिए पैकेजेस दिए। सो मियाँ साहब की हुकूमत जब भी रही है इन्होंने सहाफ़ियों के लिए भी अलहदा पैकेजेस रखे हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी रखे हैं, इन्होंने इवन वकीलों के लिए भी रखे हैं कि जो वकील आएगा हमारे मुफ्त में केसेस लड़ेगा तो भी उसको हम यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टें देंगे। सो एक कल्चर यहाँ पे बन गया है। बात वही है 2-4 सहाफ़ी जर्नलिस्ट जाके पोस्टिंग अगर ले भी लेते, मान लेते मेरिट पे लेते होंगे, लेकिन गाली उल्टी आके हमारे जैसे लोगों को सुननी पड़ती है और पूरा का पूरा मीडिया खराब होता है। सिर्फ ऐड कर दूं कि दुनिया भर में ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर से लिया जाता है और आपको ज़रूरत होती है कि आप वकील भी सहाफ़ी भी एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, मगर इनके यहाँ वो नहीं है। ये आपको जो नौकरी के दौरान में जो आपने नून लीग को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं उसकी कीमत दे रहे होते हैं। सो वो उसमें फ़र्क है कि ये आप ख़रीदना और बात है, एक्सपर्टीज़ को किसी को प्राइवेट सेक्टर से लेना और बात है।
सही सही। अच्छा, वज़ीर आज़म से मुतालिक की क्लासेस अब, लेकिन हमारे पास वक्त की चूंकि कमी है तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर पैनामा लीग्स के ऊपर हम इस पे बात नहीं भी कर पाएंगे। नहीं, उस पर नहीं करते, लेकिन कल बड़ा एक अहम केस मेरा ख्याल है वो लग रहा है, वो आ रहा है। कैप्टन सफदर जो है वो दमाद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनको कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया हुआ है। उनके खिलाफ PTI के जो उनके इलेक्शन जिन्होंने हारा था, नवाबजादा साहब हैं, ये बहुत बड़ा केस है मेरा ख्याल। ये डिटरमिन करेगा पनामा लीक्स के ये आने वाले दिनों में। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर दब जाता है, जैसे कि इल्ज़ामात लगे, आपको पता है कि स्टोरी हमने ब्रेक की थी कि इन्होंने कैसे कैसे 5-5 करोड़ रुपया जो है ये 5 सालों में तनख्वाह ले चुके हैं और बगैर किसी कानूनी जवाज़ के ले चुके हैं, और हुकूमत ने इनको दिए हैं, जो ये आपके सामने है। अब बड़ा टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि ये इस वक्त थोड़ी सी जो फैसले इन्होंने माजी में किए हैं, 3-4 लोगों को, MNAs MPs को ये पहले डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। ये बात अच्छी नहीं लगेगी कैप्टन सफदर साहब को, क्योंकि पहले भी उन्होंने जब हमने ये स्टोरी यहाँ पे ये अपने चैनल पे की थी, अपने शो में की थी, तो उसके बाद कैप्टन साहब ने हमारी भी मजम्मत फरमाई थी। एक तो पूरे शहर में जितने ताकतवर लोग हैं वो सारे जो है ना किसी न किसी वजह से हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने बाकायदा कौमी असम्बली में उस दिन खड़े होकर 3-4 के नाम लेके, इस ये खुश नसीब का नाम भी शामिल था, उन्होंने हमारी भी क्लास की। अगेन आई वुड से कि उनका हक बनता है, उनका राइट है, तनकीद करें, हम भी कोई आसमान से उतरे लोग नहीं है, जहाँ पे हमारी गलती है ज़रूर पॉइंट आउट करें। तो उन्होंने कहा जी हमारा हिसाब भी होना चाहिए, बिल्कुल जी, कि हमारा भी हिसाब करें आप, और आप नहीं करना है ना जो बात इमरान खान कहता है कि भाई साहब हिसाब तो आप नहीं करना है। चौधरी साहब भी धमकियां दे रहे थे, चौधरी सारे खान साहब, मैं कच्चे चट्टे खोल दूंगा। भाई यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर, आप खोल दें हमारे चट्टे खट्टे जो भी आपके पास है, धमकी ना दें, खोले। तो ये हमें धमकियां ना दें। वो भी जाते हैं, कैप्टन सफदर साहब जाते हैं, वो वहाँ कौमी असम्बली में धमकी देते हैं, साहब भाई आप दमाद हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ऑर्डर करवाएं वहां से वज़ीर आज़म हाउस से एक डीओ लेटर। आप चौधरी निसार अली खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, FIA को कहें आए हमें उठा ले और जाके हमारे साफ करें। धमकियां ना दें आप हमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या कौमी असम्बली में खड़े होकर कि हम यूं कर देंगे तो वो कर देंगे। चौधरी साहब के लिए मेरी इतला ये है कि हजूर जो आपने बम फोड़ना है ना वो आप फोड़ डालें, वो सर फोड़ डालें। हम ऐसे बात करते रहेंगे, हक की बात भी करेंगे, जहाँ तारीफ बनेगी तारीफ करेंगे, जहाँ नहीं बनेगी सही हम बात करेंगे। एतजाज ठीक है क्लासेस साहब, अब बिल्कुल ये देखना होगा कि कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल होगा। कैप्टन सफदर इलेक्शन कमीशन में पेश होने जा रहे हैं, देखा जाएगा कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन इनका एहतसाब कर पाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।